नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में चार मित्र रहते थे। चारों की शादी हो गई थी, लेकिन एक दिन चारों में बहस हो गई कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। तब जो चारों आपस में झगड़ रहे थे, तभी उनमें से एक ने कहा, ऐसे तो फैसला नहीं होगा। चलो हम गांव के चौधरी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि हम चारों में से सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। चारों गांव के चौधरी के पास गए। तब चौधरी से कहने लगे, आप बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। तब चौधरी कहने लगा, ऐसे कैसे मैं बता सकता हूँ कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। कोई किस्सा या ऐसी घटना जो तुम चारों ने की हो, उसे मुझे सुनाओ, तो तभी मैं फैसला कर सकता हूँ कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। तब पहले वाला कहने लगा, ठीक है, आप बारी बारी से हमारा किस्सा सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। सबसे पहले मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। मेरा किस्सा है, जब मेरी नई नई शादी हुई, पहली बार मैं अपने ससुराल गया तो जाते जाते शाम हो गई। शाम को जब मैं ससुराल में पहुंचा तो सासू माँ ने सिर पुचकारा और कहने लगी, बेटा घर में ये सब ठीक ठाक है। मैंने कहा, हाँ। तब सासू माँ ने कहा, आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। तब मैंने कहा, ना। सासू माँ वहाँ से चली गई। शाम के खाने के समय जब सब खाने के लिए बैठे तो सासू माँ अलग अलग पकवानों से सजी हुई थाली मेरे सामने रख कर कहने लगी, जमाई जी खाना खा लो। मैंने कहा, ना। तब सासू माँ ने कहा, क्या भूख नहीं है। तब मैंने कहा, हाँ। सासू माँ थाली उठाकर ले गई और कहने लगी, जब भूख लगे तो बता देना, मैं खाना दोबारा परोस दूंगी। सब खाना खा के सोने चले गए। मेरे लिए भी एक अलग कमरे में बिस्तर लगा दिया था। सब तो सो गए थे। रात के 12 बज गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। नींद भी कैसे आती, मुझे भूख लगी थी। मेरी हाना के चक्कर में तो मैंने खाना भी नहीं खाया। अब रात के 12 बजे किसी को क्या उठाता। मैंने सोचा मैं खुद ही रसोई में जाकर कुछ खा लेता हूँ। यह सोचकर मैं रसोई की तरफ चला गया। रसोई में जाकर देखा तो कुछ भी खाने का नहीं था। वहाँ पर एक बरौली रखी थी। उसे उघाड़ कर देखा तो उसमें रसगुल्ले रखे थे। मैंने सोचा रसगुल्ला ही खा लेता हूँ। रसगुल्ला खाने के चक्कर में बरौली का ढक्कन मेरे हाथ से नीचे छूट गया। वह गिरा तो उसकी आवाज़ से सासू माँ की आंख खुल गई। उन्होंने आवाज़ लगाई, कौन है। मैं घबरा गया और जल्दी से अपने कमरे में जाकर चद्दर तान कर लेट गया। फिर थोड़ी देर में मेरे ससुर और साले मेरे कमरे में आए। उन्होंने चद्दर उघाड़ कर देखा तो मेरा एक गलाफू सूजा हुआ था। यह देखकर वे दोनों कहने लगे, तुम्हारी माँ सही कह रही थी, जमाई जी को कुछ तो हुआ है। शाम तक तो इनका मुँह बिल्कुल ठीक था, अब एक तरफ से सूजा हुआ है। उन दोनों की बात सुनने के बाद भी मैंने कुछ नहीं कहा। वे दोनों मुझे आनन फानन में वैद्य के पास ले गए। वैद्य जी ने जब मेरे गलाफों को देखा तो उसने उसे दबाया तो रसगुल्ला एक गलाफू से निकलकर दूसरे की तरफ चला गया। फिर दूसरे की तरफ से दबाया तो पहले वाले की तरफ वापस आ गया। वैद्य को कुछ समझ में नहीं आया, ये कैसी बीमारी है। फिर वैद्य जी ने दोनों हाथों से दोनों गलाफुओं को दबा दिया तो मुंह खुल गया और रसगुल्ला बाहर आकर पड़ा। उसे देखकर ससुर जी कहने लगे, ये क्या है। तब मैंने
उन्हें सारी बातें बता दी। तब मेरे ससुर और साले ने मुझसे कहा कि जमाई जी, ये कैसी बेवकूफ़ी आप कर रहे थे। अगर आपको भूख लगी थी तो हम में से किसी को कह देते तो आपके लिए खाना परोस देते। मेरा किस्सा यहीं ख़त्म हुआ। फिर दूसरा कहने लगा, अब मेरा किस्सा सुनिए। मेरी पत्नी अपने पीहर गई हुई थी। बहुत समय के बाद मैं अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। मैंने अच्छे महंगे कपड़े सिलवाए थे, उन्हें ही पहनकर मैं अपनी ससुराल की ओर जा रहा था। रास्ते में ही अंधेरा हो गया। खेतों के पास ही पहुंचा था, पर मेरे ससुर जी का घर तो थोड़ी और आगे था। मैंने सोचा अंधेरे में अगर ये कपड़े पहन कर जाऊंगा तो किसी को क्या दिखेगा, इतने कीमती कपड़े हैं। अगर मैं रात यहीं कहीं खेतों में आसपास गुजार लूं और सुबह जाऊं तो ये कपड़े सबको दिखेंगे। फिर वह ऐसी जगह देखने लगा। उसने देखा कि खेत में एक झोपड़ी बनी हुई थी। वह झोपड़ी के पास गया। झोपड़ी खाली थी। उसने सोचा इसी में ये अंदर जाकर कपड़े बदल लेता हूँ। उसने कपड़े बदल लिए और तौलिया लपेट लिया। सोचा कि जब सुबह होगी तो ससुराल चला जाऊँगा कपड़े पहनकर। फिर उसे भूख भी लगी थी। उसने देखा कि खेत में जो है थोड़ी दूरी पर एक मकान बना हुआ था। लाइट कभी गांव में आती है कभी जाती है, ऐसा ही उस दिन भी हो रहा था। मैंने सोचा इस मकान में जाकर कुछ खाने के लिए ले आता हूँ तो रात कट जाएगी। यह सोचकर मैं तौलिए में ही उस मकान की तरफ चला गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मकान मेरे ससुर जी का ही है, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ही खेत में नया मकान बनाया था और वो खेत भी उन्हीं का था। जब मैं दरवाजे पर गया और दरवाज़ा खटखटाया तो सभी सो रहे थे। मेरी सास और पत्नी जाग रही थी। वे आपस में बातें कर रही थी। जब मेरी सास ने आवाज़ सुनी तो अपनी बेटी से कहा कि कोई मांगने वाला आया है, रोटी दे आओ। और बेटी से कहा कि मोमबत्ती ले जाओ। बाहर जो है बिजली भी गई हुई थी। वह मोमबत्ती लेकर जैसे ही रोटी देने बाहर आई, मोमबत्ती के चांदने में मैंने तो अपनी पत्नी को पहचान लिया। वह अंधेरा होने के कारण मेरी शक्ल नहीं देख पाई, तो मैं पीछे हटता चला गया। पीछे हटते हटते मैं गोबर में जा गिरा, क्योंकि पास में ही थोड़ी दूरी पर गोबर डला हुआ था। जब मैं गोबर में गिर गया तो वह डर कर अंदर चली गई और घर वालों को बता दिया। घर वाले जब बाहर आए, मुझे गोबर से निकाला और नहलाया धुलाया तो मुझे देखा तो मेरे ससुर और साला और सास कहने लगी, ये क्या जमाई जी, आप इस समय यहाँ कैसे? तब मैंने सारी बातें उन्हें बता दी। तब मेरे ससुर और साले ने मुझसे कहा कि आपने ये कैसी बेवकूफ़ी वाली हरकत की। हमें आपके कपड़ों से क्या लेना, हमारे लिए तो आप अहमियत रखते हैं, बल्कि कीमती कपड़े नहीं। आज के बाद ऐसी हरकत मत करना। मेरा किस्सा भी यहीं ख़त्म हुआ। फिर तीसरे ने कहा कि अब मेरा किस्सा सुनो। मेरा किस्सा भी मेरे ससुराल से ही जुड़ा हुआ है। एक बार मेरी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई तो उनका बेरा लेने के लिए ससुराल जाना था, लेकिन घर में हम दोनों पति पत्नी ही थे। किसी एक का तो घर में रहना ज़रूरी था। इसलिए मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम घर पर ही रहो, मैं ससुराल होकर आता हूँ।
यह कहकर मैं ससुराल चला गया। वहाँ जाकर देखा तो सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक पहले से बता रही थी। कहा कि पहले तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, लेकिन अब तबीयत सुधर गई है। वह खाना बना रही थी। उन्होंने मुझे भी गरम गरम खाना खिलाया और फिर खाने को एक डब्बे में बांधकर मुझसे कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे ससुर और साले का खाना खेत पर दे आती हूँ। अब दोपहर का समय हो गया था। मैंने कहा, इतनी दोपहरी में आप खेतों में कहाँ जाओगी? पहले ही बीमारी से उठी हो, कहीं दोबारा बीमार ना हो जाओ। आप मुझे खेत बता दीजिए कि कहाँ हैं, मैं खाना दे आता हूँ। मेरी सासू माँ ने बता दिया कि खेत कहाँ हैं। सारा रास्ता मैंने समझ लिया। फिर मैं खाने का डब्बा लेकर खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। तब मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई ये क्या है? तब उसने बताया कि ये काठ है। तब मैंने पूछा इसका क्या काम है? तब उसने मुझे बताया कि यहाँ का राजा जो लोग उसे समय पर लगान व कर नहीं देते, वो राजा उन लोगों को इस काठ में बंद कर देता है और सजा देता है। यह बात सुनकर मैं हैरान हुआ, क्योंकि ऐसी चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने सोचा क्यों ना इसको आजमा कर देखा जाए। तो मैंने रोटी का टिफ़िन तो एक तरफ रख दिया और उस काट में अपनी गर्दन फंसा दी और फिर ऊपर से उसे अच्छे से ठोक लिया। मेरी गर्दन उस काठ में फिट हो गई। जिस पत्थर से मैंने उसे ठोका था, वह पत्थर मेरे हाथ में ही था। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ एक कुत्ता आ गया। उसे भगाने के लिए मैंने वह पत्थर उसे दे मारा। अब मेरी गर्दन उस काठ में फंस कर रह गई। उधर मेरे ससुर और साला बड़ा गुस्सा हो रहे थे कि अब तक कोई खेत पर खाना लेकर नहीं आया। जब बहुत देर हो गई तो वे दोनों घर पहुँचे। सास पर बड़े बरसे। तब सास ने कहा, मैंने तो खाना दोपहर में ही भेज दिया था जमाई जी के हाथ। फिर मेरे ससुर जी कहने लगे, पर वो तो खेत पर पहुँचे ही नहीं। तब वे कहने लगे कि फिर जमाई जी कहाँ गए? फिर मुझे ढूंढते हुए जब वे गांव में फिर रहे थे, तभी एक आदमी ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जमाई तो काठ में फंसा हुआ है। यह बात सुनकर मेरे ससुर जी को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि मेरे ससुर जी गांव के चौधरी थे। वे सीधे राजा के पास गए और कहा कि ऐसा क्या गुनाह मेरे जमाई ने कर दिया जो आपने उसे काठ में डलवा दिया। राजा कहने लगे, मैंने तो आज किसी भी आदमी को काठ में नहीं डलवाया। जब सैनिकों से पूछा तो सैनिकों ने भी मना कर दिया। फिर राजा चौधरी के साथ और सैनिकों को लेकर वहाँ चौराहे पर पहुँचे जहाँ काठ में मैं फंसा हुआ था। तब राजा ने मुझे देखा तो सैनिकों से कहा कि इसे काठ से बाहर निकालो। तब मेरे ससुर जी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किसने काठ में बंद किया? तब मैंने सारा किस्सा उन्हें बता दिया। तब मेरे ससुर और साले ने मुझसे कहा कि आपको ऐसी बेवकूफ़ी करने की क्या ज़रूरत थी? आज के बाद ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना। मेरा किस्सा भी यहीं ख़त्म हुआ। फिर चौथा कहने लगा, अब मेरा किस्सा सुनिए। मेरा किस्सा भी मेरी ससुराल से जुड़ा हुआ है। दरअसल मेरे साले की शादी थी। अब मेरा एक ही साला था, तो शादी से 2 दिन पहले मैं ससुराल पहुंच गया था। ससुराल में जो है संगीत और नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था। दूसरे दिन बारात जानी थी। रात के समय सब गाने ये और नाच गाने में व्यस्त थे। तभी मुझे हुक्के की तलब लगी, क्योंकि मुझे रात में हुक्का पिए बिना नींद नहीं आती थी और मैं अपने साथ तंबाकू लाना भूल गया।
मैंने इधर उधर देखा लेकिन कहीं भी मुझे तम्बाकू नहीं मिला। फिर और किससे इस बारे में पूछता। मैं अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहने लगा, क्या तुम्हारे घर में तम्बाकू नहीं है? तब उसने कहा कि तम्बाकू तो है, पर अब मेहमानों का आना जाना घर में है, इसलिए तम्बाकू उठाकर भैंसों के बाड़े में रख दिया है। फिर मैं वहाँ भैंसों के बाड़े में तम्बाकू ढूंढने चला गया, लेकिन मुझे वहाँ तम्बाकू नहीं मिला। मैं वापस अपनी पत्नी के पास आया और उससे कहा कि तम्बाकू मुझे नहीं मिला, तुम ही चलकर मुझे दे दो। मेरी पत्नी ने कहा कि मेरे हाथ पाँव में मेहंदी लगी है, मैं कैसे चल सकती हूँ। अब मुझे तो हुक्के की तलब लगी थी, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लेता हूँ, तुम मुझे तम्बाकू भैंसों के बाड़े से में कहाँ है ये बता देना, मैं निकाल लूँगा। फिर मेरी पत्नी को मैंने अपने कंधे में बिठा लिया और जो है भैंसों के बाड़े में पहुंच गया। वहाँ पर जो थोड़ा अंधेरा था, तो जो भैंसें बंधी हुई थी, जब मैंने अपनी पत्नी को कंधे पर बिठा रखा था तो घर की रोशनी बाड़े में पड़ रही थी। भैंसों ने अजीब सी परछाई देखी तो भां भां रंभाने लगी। उनके रंभाने की आवाज़ सुनकर मेरे ससुर और जो साले थे भैंसों के बाड़े में पहुंच गए। जब वहां पर रोशनी डाली तो उन्होंने देखा कि मैंने अपनी पत्नी को कंधे पर बिठा रखा था। तब मेरे ससुर ने कहा, दामाद जी ये क्या हुआ, आपने बिटिया को कंधे पर क्यों बिठा रखा है? मैंने अपनी पत्नी को कंधे से उतार दिया और सारी बातें उन्हें बता दी। तब मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा, जमाई जी ये क्या बेवकूफ़ी वाली हरकत कर दी। अगर आपको तम्बाकू ही चाहिए था तो हम में से किसी को बता देते, वो आपको तम्बाकू ला कर दे देते। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मेरा किस्सा भी यहीं ख़त्म हुआ। फिर चारों ने चौधरी से कहा कि अब बताइए कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ हम चारों में से कौन है? तब चौधरी ने कहा कि तो तुम चारों ही बेवकूफ़, लेकिन सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है जिसने बिना किसी कारण के काठ में अपनी गर्दन दे दी, क्योंकि बाकी तीनों ने तो किसी न किसी कारण के ये सब बेवकूफ़ी की थी, लेकिन उसे काठ में सिर देने की क्या ज़रूरत थी? मेरी नज़र में वो ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।